विश्वास, इच्छा की प्राप्ति के लिए कल्पना करना और उस पर विश्वास करना। दौलतमंद बनने की ओर दूसरा कदम। विश्वास मन का मुख्य केमिकल है। जब विचारों की फ्रीक्वेंसी विश्वास के साथ जुड़ती है तो अंतर्मन उन विचारों की फ्रीक्वेंसी को स्पिरिचुअल शक्ति के रूप में असीम शक्ति के पास भेज देता है, जो उसे वास्तविक रूप में आकार दे सके। सभी सकारात्मक भावनाओं में सबसे ताकतवर भाव होते हैं विश्वास, प्रेम और सेक्स। जब ये तीनों मिलते हैं तो इनमें इतनी अपार शक्ति होती है जिससे विचारों में नई ऊर्जा भर के तुरंत अंतर्मन में पहुंच जाती है, जहां ये आध्यात्मिक शक्ति के रूप में बदल जाती है। आध्यात्मिक शक्ति यानी कि स्पिरिचुअल शक्ति वो माध्यम है जो असीम शक्ति से वास्तविक जीवन में विचारों को साकार करने का जवाब लेकर आती है। प्रेम और विश्वास मन से संबंधित हैं, जो अधिकतर आध्यात्म पक्ष से जुड़े हुए हैं, जबकि सेक्स पूरी तरह से जीव विज्ञान से संबंधित है। यह सिर्फ शरीर से जुड़ा हुआ पक्ष है। इन तीनों भावनाओं का मिश्रण नियत, सोचने वाला मन और असीम शक्ति के बीच डायलॉग का सीधा रास्ता बनता है। तो विश्वास को विकसित कैसे किया जाए? विश्वास एक ऐसी मन स्थिति है जिसे सेल्फ सजेशन सिद्धांत द्वारा अंतर्मन में बार बार सुझाव देने से विकसित किया जा सकता है। विश्वास ऐसी योग्यता है जो इच्छा के संवेग को फिजिकल रूप में साकार कर सकता है। जो अगले चैप्टर में आत्म सुझाव और अध्याय अंतर्मन में अनुदेश बताए गए हैं, उन्हें सुनकर आपको पता चलेगा कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में अगर अंतर्मन को विश्वास दिला दें तो उसे वो जरूर मिलता है। आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए अंतर्मन आपके विश्वास के आधार पर काम करेगा। अगर किसी व्यक्ति के पास विश्वास का नामो निशान ही नहीं है तो उसे यह बताना बहुत मुश्किल है कि किस तरह विश्वास विकसित किया जा सकता है। यह ठीक उतना ही मुश्किल है जितना किसी अंधे व्यक्ति को लाल रंग के बारे में बताना। विश्वास एक मन स्थिति है जिसका विकास किताब में दिए गए इन 13 सिद्धांतों पर महारत हासिल करने के बाद किया जा सकता है। बार बार अपने मन में सुझाव डालना ही खुद से भावनाएं विकसित करने का एकमात्र जरिया है। आगे दिए गए डिस्क्रिप्शन से यह साफ हो जाएगा। जो सुझाव आप मन में डालते हैं वही बन जाते हैं, यहां तक कि अपराधी भी। एक आपराधिक रसद में कहा गया है कि जब लोग पहली दफा अपराध या अपराधियों के संपर्क में आते हैं तो उनसे नफरत करते हैं। अगर फिर भी वो किसी तरह कुछ दिनों तक अपराध के संपर्क में बने रहें तो वो उसके आदी होने लगते हैं और सहन करना सीख जाते हैं, तथा जब वो काफी लंबे समय तक उनके संपर्क में रहते हैं तो अपराध से प्रभावित होकर उसमें शामिल हो जाते हैं। अगर इस बात को इस तरह से कहें कि अगर आप पैशन के साथ किसी विचार को लगातार सोचते हैं तो अंतर्मन इस विचार को स्वीकार कर लेता है और उस पर कार्य करता है। अंतर्मन उस मोमेंटम को साकार रूप देने के लिए कोई न कोई व्यावहारिक प्रक्रिया उपलब्ध करवाता है। वो सभी विचार जिनसे भावनाएं जुड़ जाती हैं और उनमें विश्वास भर जाता है तो वो विचार खुद को फिजिकल रूप में तब्दील कर लेते हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जो ये मानते हैं कि वो गरीबी और भूखमरी में जीने के लिए इसीलिए मजबूर हैं क्योंकि कोई मिस्टीरियस ताकत उनके खिलाफ काम कर रही है जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। इस नकारात्मक आस्था या विश्वास के कारण वो अपने दुर्भाग्य के निर्माता खुद होते हैं, क्योंकि उनका अंतर्मन उनके इस नकारात्मक विश्वास को पकड़ लेता है और इसे फिजिकल रूप में आकार देता है। एक बार फिर से यह बताना उचित होगा कि अगर आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आप उसे अपने अंतर्मन तक पहुंचा दीजिए, परंतु इसके लिए यह जरूरी है कि आपकी चाहत मजबूत और आशावादी हो। अगर ऐसा है तो आप उसे फिजिकल रूप में बदल सकते हैं। आपका विश्वास ही वो भाव है जो आपके अंतर्मन की क्रिया निर्धारित करता है। सेल्फ सजेशन के द्वारा अपने अंतर्मन को धोखा देने से आपको कोई नहीं रोक रहा है।
जिस तरह से मैंने अपने पुत्र के अंतर्मन को धोखा दिया था। इस धोखे को रियलिस्टिक बनाने के लिए इस तरह से व्यवहार करें जैसे आपके पास पहले से ही वो फिजिकल वस्तु मौजूद हो जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं। ये भाव आप में उस समय होना चाहिए जब आप अपने अंतर्मन को आदेश दे रहे हों। अंतर्मन विश्वास और आस्था की स्थिति में दिए गए किसी भी आदेश को जिसके बारे में आपको विश्वास हो कि वो हकीकत में बदल जाएगा, सबसे सीधे और व्यावहारिक तरीके से फिजिकल रूप में बदल देगा। निश्चित रूप से इतना कहा जा चुका है कि आप उस शुरुआती पॉइंट पर पहुंच सकें जहां से प्रयोग और अभ्यास के द्वारा आप अपने अंतर्मन को दिए जाने वाले किसी भी आदेश को आस्था से सराबोर करने की योग्यता हासिल कर सकें। कंप्लीटनेस अभ्यास से ही आएगी। ये केवल डायरेक्शंस को पढ़ने भर से नहीं आ सकती। आपके लिए ये कंपल्सरी है कि आप सकारात्मक भावनाओं को अपने मन की प्रबल शक्तियों के रूप में प्रोत्साहित करें और नकारात्मक भावनाओं को डिस्करेज करके उन्हें अपने मन से निकाल दें। जिस मन में सकारात्मक भावनाओं की प्रबलता होती है, वो मन उस अवस्था का प्रिय निवास बन जाता है। वो मन इच्छा के अनुरूप अंतर्मन को डायरेक्शंस देता है, जिसे यह स्वीकार करता है और इस पर तुरंत काम करता है। काफी लंबे समय से धर्मावलंबी संघर्ष कर रही मानवता को यह संदेश देते रहे हैं कि उन्हें इस या उस धार्मिक सिद्धांत में विश्वास करना चाहिए, पर वो लोगों को ये बताने में असफल रहे हैं कि विश्वास को किस तरह से पैदा किया जाए। उन्होंने ये नहीं बताया कि विश्वास एक मानसिक अवस्था है जिसे सेल्फ सजेशन द्वारा विकसित किया जा सकता है। ऐसी भाषा में जिसे एक आम आदमी समझ सके, हम वो सिद्धांत बताएंगे जिसके द्वारा विश्वास वहां पर विकसित किया जा सकता है जहां पर इसका नामो निशान नहीं है। अपने आप पर विश्वास रखें और परम पिता पर विश्वास रखें। इसके पहले कि हम शुरू करें, आपको एक बार फिर ये याद दिलाना जरूरी है, विश्वास ही वो शक्ति है जो विचारों की लालसा को जीवन, शक्ति और प्रोडक्टिविटी प्रदान करता है। अभी जो मैंने कहा उसे आप दोबारा, तिबारा, यहां तक के कई बार पढ़ या सुन सकते हैं, तो इसे जोर से सुने या जोर से पढ़ें तो बेहतर रहेगा। विश्वास धन कमाने का शुरुआती बिंदु है, शुरुआती पॉइंट है। विश्वास उन सभी चमत्कारों और सभी मिस्ट्रीज का आधार है जिन्हें विज्ञान के नियमों के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। विश्वास कामयाबी का इकलौता इलाज है। विश्वास वो केमिकल है जिसे जब प्रार्थना के साथ मिलाया जाता है तो इंसान असीम शक्ति के साथ सीधा संवाद करता है। विश्वास वो केमिकल है जो इंसान के लिमिटेड मन द्वारा निर्मित विचारों के आम कंपनों को स्पिरिचुअलिटी के इक्विवेलेंट रूपांतरित करता है। विश्वास इकलौता माध्यम है जिसके द्वारा इंसान असीम शक्ति की वैश्विक शक्ति का एक्सप्लॉयटेशन और प्रयोग कर सकता है। एविडेंस आसान है और आसानी से दिए जा सकते हैं। ये सेल्फ सजेशन के सिद्धांत में लिप्त हुआ है। आइए हम अपने ध्यान को सेल्फ सजेशन के विषय पर केंद्रित कर लें और ये पता लगाएं कि ये क्या है और ये क्या हासिल करने में समर्थ है। ये सच तो सभी जानते हैं कि आदमी अपने आप से जो बार बार कहता है, जो बार बार दोहराता है, वो आखिरकार उस बात पर विश्वास करने लगता है, चाहे वो बात सही हो या गलत। अगर कोई आदमी बार बार किसी झूठ को दोहराता रहे तो अंततः वो उस झूठ को सच के रूप में स्वीकार कर लेगा। यही नहीं, वो विश्वास करने लगेगा कि यही सच है। इंसान वही बन जाता है जिस तरह के विचारों को वो अपने मन में राज करने देता है। जिन विचारों को इंसान अपने मन में जगह देता है, जिन्हें वो सिंपैथी के साथ इनकरेज करता है और जिन्हें वो अपनी भावनाओं के साथ रिलेट करता है, वो प्रेरक शक्तियां बन जाती हैं जो उसकी हर एक्टिविटी को, हर कार्य को और हर कर्म को कंट्रोल और डायरेक्ट करती हैं। आइए जानें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सच्चा स्टेटमेंट। जब विचार भावनाओं के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक मैग्नेटिक पावर बन जाते हैं जो अपने समान या अपने से जुड़े दूसरे विचारों को
इनवाइट करते हैं। भावना के साथ जुड़ जाने पर इस तरह से मैग्नेटिक हो गए विचारों की तुलना हम उस चीज से कर सकते हैं जिसे फर्टाइल जमीन में बोए जाने पर वो अंकुरित होता है, उगता है और कई गुना हो जाता है, जब तक कि ये छोटा सा बीज अपने ही जैसे लाखों अनगिनत बीज नहीं बन जाता। मानवीय मन ऐसे वाइब्रेशंस को लगातार आकर्षित करता है जो मन में रह रहे विचारों के अनुरूप हों। इंसान के मन में प्रबलता में मौजूद कोई भी विचार, योजना या लक्ष्य अपने रिश्तेदारों को इनवाइट और आकर्षित करता है और इन रिश्तेदारों से जुड़ने के बाद वो अधिक शक्तिशाली बन जाता है और उसकी शक्ति तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि वो उस व्यक्ति का प्रबल मालिक नहीं बन जाता जिसके मन में वो निवास करता है। अब हम शुरुआती पॉइंट पर फिर से चलते हैं और ये जानते हैं कि किस तरह किसी विचार, योजना या लक्ष्य का मूल बीज मन में बोया जा सकता है। ये जानकारी आसानी से दी जा सकती है। किसी भी विचार, योजना या लक्ष्य को बार बार दोहराए जाने पर इसे मन में रखा जा सकता है। इसलिए आपसे यह कहा गया है कि आप अपने इंपॉर्टेंट लक्ष्य को लिख लें, उसे याद कर लें और उसे जोर से हर दिन पढ़ें जब तक कि इस आवाज के वाइब्रेशंस आपके अंतर्मन तक न पहुंच जाएं। दुर्भाग्यशाली माहौल के प्रभावों को हटाने का संकल्प करें और अपने जीवन को सही पटरी पर ले आएं। अपनी मेंटल प्रॉपर्टी और लायबिलिटीज का हिसाब लगाएं और आप पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आत्मविश्वास की कमी। आप सेल्फ सजेशन सिद्धांत की मदद से इस कमी या अड़चन को दूर कर सकते हैं और अपने संकोच को साहस में बदल सकते हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग कुछ सकारात्मक विचारों के आसान प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप इन सकारात्मक विचारों को लिख लें, याद कर लें और बार बार पढ़ें जब तक कि यह आपके अंतर्मन के एक्टिव इक्विपमेंट का हिस्सा न बन जाएं। आत्मविश्वास का फॉर्मूला। पहला, मैं जानता हूं कि मुझ में जीवन के निश्चित लक्ष्य को हासिल करने की योग्यता है और इसीलिए मैं खुद से ये उम्मीद रखता हूं कि मैं इसे हासिल करने के लिए लगातार लगन से कार्य करता रहूंगा और मैं यहां पर अभी वादा करता हूं कि मैं इसी तरह से कार्य करूंगा। दूसरा, मुझे एहसास है कि मेरे मन के प्रीडोमिनेंट विचार अंततः अपने आप को बाहरी फिजिकल कामों में बदल लेंगे और धीरे धीरे अपने आप को फिजिकल रूप में ट्रांसफॉर्म भी कर लेंगे। इसीलिए मैं अपने विचारों को हर दिन 30 मिनट तक इस बात पर कंसंट्रेट करूंगा कि मैं किस तरह इंसान बनने के बारे में सोच रहा हूं, ताकि मेरे मन में इसकी एक क्लियर तस्वीर रहे। तीसरा, मैं जानता हूं कि सेल्फ सजेशन के सिद्धांत के प्रयोग के द्वारा मैं जिस भी इच्छा को अपने मन में लगातार बनाए रखूंगा वो अंततः किस प्रैक्टिकल तरीके के द्वारा अपने आप को फिजिकल रूप में बदल लेगी और मुझे वो वस्तु हासिल हो जाएगी जिसका मैंने लक्ष्य बनाया है। इसीलिए मैं 10 मिनट हर दिन इस काम में दूंगा कि मैं आत्मविश्वास का विकास करूं। चौथा, मैंने स्पष्ट रूप से जीवन में अपने प्रमुख निश्चित लक्ष्य का डिस्क्रिप्शन लिख दिया है और मैं कोशिश करना कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मुझ में इसे हासिल करने का जरूरी आत्मविश्वास विकसित न हो जाए। पांचवा, मुझे पूरी तरह से एहसास है कि कोई भी संपत्ति या पद तब तक लंबे समय तक नहीं बना रह सकता जब तक कि यह सत्य और न्याय पर आधारित न हो। इसीलिए मैं किसी भी ऐसी एक्टिविटी में अटैच्ड नहीं होऊंगा जिससे इससे प्रभावित होने वाले सभी लोगों को लाभ न हो। मैं इन्हीं शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करके सफलता पाऊंगा जिनका मैं प्रयोग करना चाहता हूं और मैं दूसरे लोगों के सहयोग के द्वारा सफलता पाऊंगा। मैं दूसरे व्यक्तियों को प्रेरित करूंगा कि वो नेहरू सेवा करें क्योंकि मैं हमेशा दूसरों की सेवा करने का इच्छुक रहूंगा। मैं सारी मानवता के प्रति प्रेम विकसित करूंगा और घृणा, ईर्ष्या, स्वार्थ और दोष देखने की आदत को अपने मन से दूर करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि दूसरों के प्रति नकारात्मक नजरिया रखने से मुझे कभी सफलता नहीं मिल सकती। मैं ऐसे काम करूंगा जिससे
दूसरों को मुझ पर विश्वास हो, क्योंकि मैं उनमें और अपने आप में विश्वास रखूंगा। मैं इस फॉर्मूले पर अपने सिग्नेचर करूंगा और इसे याद कर लूंगा और इसे हर दिन जोर जोर से पढ़ूंगा। ऐसा करते समय मुझे पूरा विश्वास होगा कि ये मेरे विचारों और कार्यों को धीरे धीरे प्रभावित करेगा, ताकि मैं एक इंडिपेंडेंट और सफल व्यक्ति बन सकूं। इस फॉर्मूले के पीछे प्रकृति का एक नियम है जिसे अब तक कोई आदमी स्पष्ट नहीं कर पाया है। इस नियम को आप किस नाम से पुकारते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बारे में महत्वपूर्ण सच ये है कि ये मानव जाति की सफलता और प्रसिद्धि के लिए काम करता है, बशर्ते इसका रचनात्मक प्रयोग किया जाए। दूसरी ओर अगर इसका डिसरप्टिव प्रयोग किया जाए तो ये उतनी ही जल्दी नष्ट भी कर सकता है। इस स्टेटमेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई छुपी है, यानी जो हार जाते हैं और गरीबी, दुख और कष्ट में अपने जीवन गुजारते रहते हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने सेल्फ सजेशन के सिद्धांत का नकारात्मक प्रयोग किया है। इसका कारण ये सच है कि विचार के सभी मोमेंट्स की ये प्रवृत्ति होती है कि वो अपने आप को अपने फिजिकल रूप में रूपांतरित कर लेते हैं। अंतर्मन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विचार कंस्ट्रक्टिव है या डिसरप्टिव। ये उस सामग्री पर काम करता है जो हम अपने विचार मोमेंटम के द्वारा इसे देते हैं। अंतर्मन डर के द्वारा चार्ज्ड विचार को भी उतनी ही तेजी से हकीकत में बदल देगा जितनी तेजी से ये साहस या विश्वास के द्वारा प्रेरित विचार को हकीकत में बदलेगा। बिजली का यदि कंस्ट्रक्टिव प्रयोग किया जाए तो ये उद्योग के पहियों को आगे बढ़ाती है और मानव जाति की सेवा करती है, पर नकारात्मक प्रयोग किए जाने पर यह जान भी ले सकती है। उसी तरह सेल्फ सजेशन का नियम आपको सुख, शांति और समृद्धि दे सकता है, या फिर यह आपको दुख, असफलता और मृत्यु की घाटी में फेंक सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस हद तक समझते हैं या लागू करते हैं। अगर आप अपने मन में डर, शंका और अविश्वास भर लेते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि आप में असीम शक्तियों के साथ जुड़ने और उनका प्रयोग करने का सामर्थ्य नहीं है, तो सेल्फ सजेशन का नियम इस अविश्वास के भाव को लेगा और इसे उस सांचे में ढाल देगा जिसके द्वारा आपका अंतर्मन इसे इसके फिजिकल रूप में बदल लेगा। उस हवा की तरह जो एक जहाज को पूर्व दिशा में ले जाती है और दूसरे को पश्चिम दिशा में। सेल्फ सजेशन का नियम आपको ऊपर उठा सकता है या फिर नीचे भी गिरा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने विचार की पाल को किस तरह से बांधा है। सेल्फ सजेशन के नियम के द्वारा कोई भी व्यक्ति उपलब्धि की नामुमकिन ऊंचाइयों को छू सकता है, और ये इस कविता में बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्रेस होता है। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हार गए हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हिम्मत नहीं है तो आप में हिम्मत नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि आप जीत नहीं सकते तो ये लगभग तय है कि आप जीत नहीं पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हारेंगे तो आप हार चुके हैं, क्योंकि दुनिया में हमने ये पाया है, सफलता किसी व्यक्ति की इच्छा से शुरू होती है। ये पूरी तरह से मानसिक स्थिति पर निर्भर है। अगर आप सोचते हैं कि आप पिछड़ गए हैं तो सचमुच ऐसा ही है। आपको ऊपर उठने के बारे में सोचना होगा, आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा, और तभी आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। जीवन के युद्ध में हमेशा वही नहीं जीतता जो सबसे ताकतवर या तेज होता है, बल्कि तुरंत या देरी से जीतता वही है जो सोचता है कि वो जीत सकता है। उन शब्दों पर ध्यान दीजिए जिन पर जोर दिया गया है, और आप उस इंटेंस मीनिंग को समझ लेंगे जो कवि के मन में था। आपके मन में कहीं ना कहीं सक्सेस का बीज सोया हुआ है, जिसे अगर जगा दिया जाए और काम पर लगा दिया जाए तो वो आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जिन्हें हासिल करने की बात आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। जिस तरह महान संगीतकार वायलिन के तारों से संगीत की सुंदर लहरियां छेड़ सकता है,
उसी तरह आप भी अपनी प्रतिभा को जगा सकते हैं जो आपके मन में कहीं दबी पड़ी है। इसके माध्यम से आप अपने आप को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं और जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहें उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 40 साल की उम्र तक अब्राहम लिंकन ने जिस काम में हाथ डाला वो उसमें असफल रहे। वो किसी गुमनाम जगह से आए हुए गुमनाम आदमी थे, जब तक कि उनके जीवन में एक महान अनुभव नहीं आया और उस अनुभव ने उनके दिलो दिमाग में सोई हुई उनकी प्रतिभा को जगाया नहीं। जब तक कि उनके जीवन में एक महान अनुभव नहीं आया और उसने उनके दिलो दिमाग में सोई हुई उनकी प्रतिभा को जगाया नहीं, तब जाकर वो दुनिया के सचमुच महान लोगों में से एक बन सके। यह अनुभव दुख और प्रेम के भावों से जुड़ा हुआ था। यह अनुभव एन रूटलेज के माध्यम से आया, जो इकलौती महिला थी जिसे लिंकन ने प्रेम किया था। यह एक फेमस फैक्ट है कि प्रेम का भाव विश्वास की मेंटल सिचुएशन से बहुत करीबी रूप से जुड़ा हुआ है। इसका कारण यह है कि प्रेम हमारे विचार मोमेंटम को उनके स्पिरिचुअल रूप में बदलने के सबसे करीब होता है। अपने रिसर्च के दौरान लेखक ने पाया कि सैकड़ों सफल लोगों की बायोग्राफी और उपलब्धियों के एनालिसिस से यह पता चलता है कि उनमें से लगभग सभी की सफलता के पीछे किसी न किसी महिला के सुप्रीम का प्रभाव स्पष्ट रूप से था। अगर आप विश्वास की शक्ति का प्रमाण चाहते हैं तो आप उन पुरुषों और महिलाओं की उपलब्धियों को स्टडी करें जिन्होंने इसका प्रयोग किया है। सूची में सबसे ऊपर नजारेन का नाम आता है। ईसाई धर्म का आधार है आस्था। चाहे कितने ही लोगों ने इस महान शक्ति के अर्थ को गलत ढंग से एनालाइज किया है और तोड़ा मरोड़ा है। ईसा मसीह की शिक्षा और उपलब्धियों का सार, जिसे चमत्कार के रूप में डिफाइन किया जा सकता है, विश्वास या आस्था ही है। अगर चमत्कार जैसी कोई चीज होती है तो यह केवल उस मेंटल कंडीशन के द्वारा हो सकती है जिसे विश्वास कहा जा सकता है। आइए अब हम उस आदमी के जीवन में विश्वास की शक्ति देखें जिसे पूरी मानव सभ्यता बहुत अच्छी तरह से जानती है। उस आदमी का नाम है महात्मा गांधी। इस आदमी में विश्वास की संभावनाओं का सबसे चमत्कारी एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। अपने समय में गांधी जी के पास जितनी शक्ति थी उतनी किसी भी जीवित व्यक्ति के पास नहीं थी, और इसके बावजूद उनके पास शक्ति के कोई ट्रेडिशनल औजार नहीं थे, जैसे कि धन, युद्ध के जहाज, सिपाही या हथियार। गांधी जी के पास पैसा भी नहीं था, घर भी नहीं था, यहां तक कि उनके पास एक सूट भी नहीं था, परंतु उनके पास शक्ति थी। उनके पास ये शक्ति आई कैसे? उन्होंने इसे विश्वास के सिद्धांत की समझ के द्वारा विकसित किया, और उनमें यह योग्यता थी कि वो अपनी आस्था को 20 करोड़ लोगों के दिमाग में बो सकें। गांधी जी ने 20 करोड़ मन को एक दिमाग की तरह एक साथ जुड़ने और एक साथ चलने के लिए प्रेरित किया, जो एक महान कार्य था। विश्वास के सिवाय और कौन सी शक्ति इतना कर सकती थी? 20वीं सदी के मध्य में मार्टिन लूथर किंग को मानव अधिकारों और सभी लोगों के गौरव की रक्षा करने के लिए उनके मन में गहरा विश्वास था, जिसकी वजह से हर जाति कम्युनिटी में विश्वास करने वाली महिलाएं एवं पुरुष उनके समाज में एक समान अधिकारों के संघर्ष से जुड़े। उनका सपना था कि किसी को उसके रंग से नहीं बल्कि उसके चरित्र से पहचाना जाना चाहिए। उनका यह सपना पूरी तरह से तो पूरा नहीं हो सका, परंतु उनके कार्य और मृत्यु ने संपूर्ण दुनिया में एक नई सोच की तरह काम किया और लोगों को लगातार इससे लड़ने के लिए प्रेरित किया। बिजनेस और उद्योग के चलने में विश्वास और सहयोग की जरूरत होती है। ऐसे में यह रोचक भी है और लाभदायक भी कि हम एक घटना का एनालिसिस करें जो हमें बहुत अच्छे ढंग से वो तरीका समझाती है जिसके द्वारा उद्योगपतियों और बिजनेसमैनों ने बहुत बड़ी दौलत कमाई तथा उन्होंने लेने से पहले देने के तरीके से ऐसा कर दिखाया। यह घटना सन 1900 की है, जब यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन बन रहा था।
जब आप कहानी को सुने तो इन मूलभूत तथ्यों को अपने दिमाग में रखें। तब आप समझ पाएंगे कि किस तरह विचार बड़े खजाने में बदलते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अक्सर आश्चर्य करते हैं कि किस तरह ढेर सारी दौलत कमाई जाती है, तो यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन के निर्माण की ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा देगी। अगर आपको इस बारे में जरा सी भी शंका है कि इंसान विचारों के माध्यम से या सोचकर अमीर बन सकते हैं, तो ये कहानी आपके मन में शंका को भगा देगी, क्योंकि आप यूनाइटेड स्टेट्स स्टील की कहानी में इस किताब में बताए गए प्रिंसिपल्स का प्रयोग होता देखेंगे। उस $1 बिलियन के भाषण के काफी दिन बाद 12 दिसंबर सन 1900 की शाम को देश के लगभग 80 अमीर दिग्गज 5th एवेन्यू के यूनिवर्सिटी क्लब के समारोह हॉल में इकट्ठा हुए। अवसर था पश्चिम से आए हुए एक युवक का सम्मान करना, परंतु आधा दर्जन से अधिक अतिथियों को इस बात का एहसास नहीं था कि वो लोग अमेरिका के इंडस्ट्रियल इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना को देखने जा रहे थे। जे एडवर्ड सिमंस और चार्ल्स स्टीवर्ट स्मिथ के हृदय ग्रैटिट्यूड से भरे हुए थे, क्योंकि जब वो हाल ही में पिट्सबर्ग गए थे तो चार्ल्स एम शवाब ने उदारतापूर्वक मेहमान नवाजी की थी और उनका अद्भुत अतिथि सत्कार किया था। सिमंस और स्मिथ ने 48 साल के शवाब से पूर्वी बैंकिंग सोसाइटी का परिचय करवाने के लिए इस डिनर का आयोजन किया था, पर उन्हें आशा नहीं थी कि वो इस समारोह में हंगामा खड़ा कर देंगे। उन्होंने उन्हें ये चेतावनी दी थी कि न्यूयॉर्क के लोग भाषण की कला को पसंद नहीं करेंगे और उनसे प्रभावित नहीं होंगे, तथा अगर वो स्टील मैन, हरीमे और वोल्डर बिट जैसे श्रोताओं को बोर नहीं करना चाहते तो बेहतर होगा कि वो अपने भाषण को 15 या 20 मिनट तक सीमित रखें और फिर अपनी बात खत्म कर दें। जॉन पियरपोंट मॉर्गन अपने उच्च पद के कारण श्वाब की दाईं तरफ बैठे हुए थे। वो भी इस समारोह में सिर्फ कुछ देर तक ही ठहरने वाले थे, और जहां तक प्रेस और जनता का सवाल था, पूरा मामला इतना महत्वहीन था कि अगले दिन इस समारोह का जिक्र किसी भी अखबार में नहीं छपा। दोनों मेजबानों और प्रख्यात अतिथियों ने अच्छी तरह से डिनर किया। बीच में बहुत कम चर्चा हुई और जितनी हुई वो भी तनाव के माहौल में हुई। बहुत कम बैंकर और ब्रोकर शवाब से मिले थे, जिसका करियर मनोंगैहेला के किनारे पर परवान चढ़ा था और उसे कोई भी अतिथि ठीक से नहीं जानता था। परंतु शाम खत्म होने से पहले उन सभी और मणिमास्टर मॉर्गन के पैरों तले जमीन खिसक गई और $1 बिलियन के यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन का बीज बोया गया। इतिहास के लिहाज से शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस डिनर में चार्ल्स शवाब के दिए हुए भाषण का कोई रिकॉर्ड नहीं है। शायद ये एक घरेलू भाषण होगा जिसमें ग्रामर में कई गलतियां होंगी, क्योंकि शवाब भाषा की शुद्धता पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, और उस भाषण में कहावतें और चुटकुले भी होंगे। पर इनके अलावा उसमें एक प्रबल शक्ति थी जिसका उन $5 बिलियन के लगभग की संपत्ति वाले लिसनर्स पर अविस्मरणीय प्रभाव पड़ा। जब ये 90 मिनट का भाषण समाप्त हुआ और जब ऑडियंस उसके जादू के कारण अब भी मंत्रमुग्ध थी, तो मॉर्गन वक्त को एक खिड़की के पास अलग ले गए, जहां चौखट पर बैठकर और पैरों को नीचे लटकाकर उन्होंने 1 घंटे तक चर्चा की। शवाब के व्यक्तित्व का जादू पूरी शक्ति से काम कर रहा था, पर इससे भी अधिक महत्वपूर्ण और अधिक स्थायी वो पूर्ण और स्पष्ट प्रोग्राम था जो उन्होंने स्टील के विस्तार के लिए प्रस्तुत किया था। कई और लोगों ने मॉर्गन की रुचि जगाने की कोशिश की थी कि वो स्टील के लिए भी उसी तरह का ट्रस्ट बनाएं, जिस तरह बिस्किट, वायर और हूप, शक्कर, रबर, विस्की, तेल या च्युइंगम के लिए बना रखा था। जॉन डब्ल्यू गेट्स नाम के गैम्बलर ने भी इसका प्रस्ताव रखा था, परंतु मॉर्गन को उस पर भरोसा नहीं था। बिल और जिम मूर, जो शिकागो में स्टॉक जोबेर थे और जो एक मैच ट्रस्ट और क्रैकर कॉरपोरेशन बना चुके थे, उन्होंने भी इसका प्रस्ताव रखा था, परंतु वो भी असफल हुए थे। देहात के वकील अल्बर्ट एच गैरी भी यही चाहते थे, परंतु वो इतने बड़े नहीं थे कि उनकी बातों का प्रभाव पड़े।
सिर्फ श्वाब की बात करने की क्वालिटी ही जेपी मॉर्गन को उन ऊंचाइयों तक ले जा सकी जहां से वो ये देख पाए कि इस साहसिक आर्थिक कार्य के कितने जबरदस्त परिणाम निकलेंगे। हालांकि आसानी से पैसे कमाने वाले लोगों की नजर में यह विचार एक पागलपन भरा सपना ही था। आर्थिक चुंबकीय एक पीढ़ी पहले शुरू हुई थी और इसने स्टील जगत में हजारों छोटी और कई मामलों में अक्षमता से चलाई जा रही कंपनियों को बड़े और प्रतियोगिता से धराशायी हो चुके कॉरपोरेशन में तब्दील कर दिया। और यह हंसमुख उसिनीस पायरेट जॉन डब्ल्यू गेट्स के द्वारा खोजी गई तकनीकों से संभव हुआ था। छोटी कंपनियों से गेट्स पहले ही अमेरिकन स्टील एंड वायर कंपनी बना चुके थे और मॉर्गन के साथ मिलकर उन्होंने फेडरल स्टील कंपनी बना ली थी। परंतु अगर उनकी तुलना एंड्रू कार्नेगी के विशालकाय ट्रस्ट से की जाए, जिसके वो स्वामी और डायरेक्टर थे, तो ये सारी कंपनियां और कॉरपोरेशंस बौने थे। चाहे वो कितनी ही एकता का परिचय दे दें, पर वो सब मिलकर भी कार्नेगी साम्राज्य में सुरंग नहीं लगा सकते थे और मॉर्गन ये बात जानते थे। कार्नेगी भी ये बात जानते थे। स्कीबो कैसल की शानदार ऊंचाइयों से उन्होंने पहले तो रोचकता से और बाद में चिढ़कर देखा कि मॉर्गन की छोटी कंपनियां उनके बिजनेस में किस तरह से प्रवेश कर रही हैं। जब ये प्रयास अधिक साहसिक हुए तो कार्नेगी क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया। उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपने प्रतियोगियों की हर मिल को डुप्लीकेट करेंगे। अब तक उन्होंने वायर, पाइप, हुप या शीट इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई थी। इसके बजाय वो इतने में ही संतुष्ट थे और उन्हें इसे अपने मनचाहे आकार में ढलने देते थे। पर अब अपने प्रमुख और योग्य लेफ्टिनेंट शवाब के सहयोग से वो अपने दुश्मनों को बर्बाद करने की योजना बना रहे थे। चार्ल्स एम शवाब के भाषण में मॉर्गन को एक समस्या का जवाब मिल गया। कार्नेगी के बिना बना कोई ट्रस्ट, जिसके पास सबसे बड़ी स्टील कंपनी थी, दरअसल ट्रस्ट कहा ही नहीं जा सकता। जैसा एक लेखक ने कहा कि यह एक ऐसा नींबू का शरबत होगा जिसमें नींबू ही ना हो। 12 दिसंबर सन 1990 की रात को श्वाब के भाषण में निश्चित रूप से यह संकेत था। हालांकि इस बात का कोई दावा या वादा नहीं किया गया था कि विशालकाय कार्नेगी साम्राज्य मॉर्गन के टेंट में लाया जा सकता है। शवाब ने स्टील के भविष्य के बारे में चर्चा की और एक ऐसा सिस्टम बनाने पर जोर दिया जिसमें कॉम्पिटेंसी हो, एक्सपर्टीज हो, असफल मिलों की तालाबंदी हो और सफल वस्तुओं पर प्रयास की एकाग्रता हो। खनिज के आवागमन में बचत हो, ओवरहेड और प्रशासनिक मदों में बचत हो और विदेशी बाजार में सफल प्रवेश हो। यही नहीं, उन्होंने इन लोगों को यह भी बताया कि उनकी पारंपरिक पायरेसी में गलतियां कहां हो रही हैं। उन्होंने ऐसा संकेत किया कि उनके बिजनेस का वर्तमान लक्ष्य मोनोपोली बनाना, कीमतें बढ़ाना और इस पूरी प्रक्रिया में खुद को मीठे मीठे डिविडेंड देना था। श्वाब ने रोचक अंदाज में इस सिस्टम की आलोचना की। उन्होंने अपनी ऑडियंस को यह बताया कि इस तरह की नीति में दूरदर्शिता नहीं है और इसका कारण यह है कि यह बाजार को एक ऐसे युग में श्रिंक कर रही थी जिसमें हर तरफ विस्तार का बोलबाला था। उन्होंने यह दावा किया कि स्टील की कीमत कम करने से बाजार का विस्तार होगा, स्टील के अधिक उपयोग खोजे जाएंगे और विश्व के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा उनकी झोली में आ जाएगा। दरअसल हालांकि श्वाब को यह बात पता नहीं थी, पर श्वाब आधुनिक मास प्रोडक्शन के मसीहा थे। यूनिवर्सिटी क्लब का डिनर समाप्त हुआ। मॉर्गन अपने घर लौट आए और श्वाब की सुनहरी भविष्यवाणी के बारे में सोचते रहे। श्वाब वापस पिट्सबर्ग लौट गए, जहां वो एंड्रू कार्नेगी का स्टील बिजनेस चला रहे थे। गैरी और बाकी लोग अपने स्टॉक टिकेरस के पास वापस लौट गए, जहां वो अगले कदम का इंतजार करने लगे। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगा। श्वाब ने उनके सामने तर्कों का जो भोज रखा था उसे पचाने में मॉर्गन को 1 हफ्ता लग गया। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से अश्योर कर लिया कि इसका परिणाम आर्थिक अपच नहीं होगी। उन्होंने श्वाब को बुलवाया और उन्होंने पाया कि वो युवक जरा संकोची था। श्वाब ने संकेत किया कि कार्नेगी इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि उनकी कंपनी का विश्वसनीय प्रेसिडेंट
वॉल स्ट्रीट के सम्राट के साथ मुलाकात कर रहा है, जबकि कार्नेगी ने यह कसम खाई थी कि वो वॉल स्ट्रीट पर कभी कदम नहीं रखेंगे। फिर जॉन डब्ल्यू गेट्स नाम के बिचौलिए ने यह सुझाव दिया कि अगर श्वाब फिलाडेल्फिया में बेलेव्यू होटल में जा रहे हों तो जेपी मॉर्गन भी उसी समय उस होटल में रहेंगे। जब श्वाब आए तो मॉर्गन दुर्भाग्य से न्यूयॉर्क के अपने घर में बीमार थे और इसीलिए उनके प्रबल आग्रह पर श्वाब न्यूयॉर्क गए और उस आर्थिक दिग्गज की लाइब्रेरी में उन दोनों की मुलाकात हुई। कुछ आर्थिक इतिहासकारों की माने तो इस नाटक की शुरुआत से लेकर अंत तक मंच के डायरेक्टर एंड्रू कार्नेगी थे। वो ये मानते थे कि श्वाब के डिनर से लेकर उनका प्रसिद्ध भाषण, श्वाब और मॉर्गन की रविवार रात मुलाकात तक की सारी घटनाएं चतुर एंड्रू कार्नेगी के दिमाग की उपज थीं, परंतु सच्चाई इससे ठीक अलग थी। जब श्वाब को इस सौदे को अंतिम रूप देने के लिए बुलाया गया तो वो ये भी नहीं जानते थे कि लिटिल बॉस एंड्रू कार्नेगी इसे मानेंगे भी या नहीं, वो बेचने के प्रस्ताव के बारे में सोचेंगे भी या नहीं, खासकर उन लोगों को जिनसे वो बुरी तरह से चिढ़ते थे। परंतु श्वाब उस मुलाकात में अपने साथ अपनी ही लिखाई में कॉपर प्लेट के आंकड़ों की 6 शीटें लेकर गए, जिनमें यह लिखा हुआ था कि इस नए ट्रस्ट की हर स्टील कंपनी का आर्थिक मूल्य और उसकी संभावित आर्थिक कमाई की क्षमता क्या थी। 4 लोग उन आंकड़ों का एनालिसिस करते हुए पूरी रात बैठे रहे। जाहिर है कि इनमें सबसे प्रमुख व्यक्ति मॉर्गन थे, जिनका धन के दैवी के अधिकार में दृढ़ विश्वास था। उनके साथ उनका एलीट पार्टनर रॉबर्ट बेकन था, जो एक विद्वान और सुसंस्कृत व्यक्ति था। तीसरा था जॉन डब्ल्यू गेट्स, जिसे मॉर्गन एक गैम्बलर होने के कारण छोटा समझते थे और उसे एक औजार की तरह इस्तेमाल करते थे। चौथे खुद श्वाब थे, जो स्टील बनाने और बेचने की प्रक्रियाओं के बारे में उस समय जीवित किसी भी ग्रुप से अधिक जानते थे। पूरी चर्चा में पिट्सबर्ग के इस आदमी के आंकड़ों के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया गया। अगर उन्होंने कह दिया कि किसी कंपनी का मूल्य इतना था तो उस कंपनी का मूल्य उतना ही था, न उससे अधिक न उससे कम। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस ट्रस्ट में केवल वो ही कंपनियां रहें जिनका नाम उन्होंने लिखा था। उन्होंने एक ऐसे कॉरपोरेशन की रचना की थी जिसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा और उन मित्रों के लालच की संतुष्टि भी नहीं होगी जो अपनी कंपनियों के बोझ को मॉर्गन के विशाल कंधों पर उतारना चाहते होंगे। जब सुबह हुई तो मॉर्गन उठे और उन्होंने अपनी कमर सीधी की। केवल एक ही सवाल रह गया था, क्या आपको लगता है कि आप एंड्रयू कार्नेगी को बेचने के लिए राजी कर सकते हैं? उन्होंने पूछा। श्वाब ने उत्तर दिया, मैं कोशिश करूंगा। अगर आप उन्हें बेचने के लिए राजी कर लें तो मैं खरीद लूंगा, मॉर्गन ने जवाब दिया। श्वाब ने उत्तर दिया, मैं कोशिश करूंगा। यहां तक सब कुछ ठीक था, परंतु क्या कार्नेगी बेचेंगे? और अगर बेचेंगे तो वो बदले में कितनी रकम मांगेंगे? श्वाब का अनुमान था लगभग 32 करोड़ डॉलर। और वो ये रकम किस रूप में चाहेंगे? कॉमन या प्रेफर्ड स्टॉक के रूप में, बॉन्ड के रूप में? कोई भी $1 बिलियन का प्रतिशत कैश में तो नहीं दे सकता था। जनवरी में वेस्टचेस्टर में सेंट एंड्रयूज लिंक्स में एक गोल्फ गेम चल रहा था और एंड्रयू ठंड से बचने के लिए स्वेटर पहने हुए थे और चार्ली लगातार बोल रहे थे ताकि कार्नेगी का हौसला बुलंद रहे। बिजनेस के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला गया जब तक कि वो दोनों कार्नेगी कॉटेज की आरामदेह गर्मी में नहीं बैठ गए। फिर उसी फ्लुएंसी के साथ जिससे उन्होंने यूनिवर्सिटी क्लब के 80 करोड़पतियों को मंत्रमुग्ध किया था, श्वाब ने आराम से रिटायर होने के सुनहरे सपने बताए और बूढ़े आदमी की सामाजिक इच्छाओं को संतुष्ट करने के करोड़ों अरबों का जिक्र किया। कार्नेगी ने जवाब में कागज के एक टुकड़े पर एक रकम लिखकर श्वाब को थमा दी और कहा, ठीक है, हम इतने में बेच देंगे। आंकड़ा लगभग 40 करोड़ डॉलर था और अगर श्वाब के द्वारा अनुमानित 32 करोड़ डॉलर के आंकड़े को बेसिक आंकड़ा माना जाए तो इसमें पिछले 2 सालों में पूंजी मूल्य में हुई बढ़ोतरी के रूप में 8 करोड़ जोड़ दिए गए थे।
बाद में ट्रांस अटलांटिक लाइनर के डेक पर खड़े होकर कार्नेगी ने मॉर्गन से अफसोस से कहा था कि काश मैंने आपसे $10 करोड़ अधिक मांगे होते। अगर आपने मांगे होते तो आपको वो भी मिल गए होते, मॉर्गन ने खुश होकर बताया। इस बात से काफी सनसनी फैली। एक ब्रिटिश रिपोर्टर ने तार दिया कि विदेशी स्टील जगत इस जायंट ट्रस्ट से स्तंभित है। एल के प्रेसिडेंट हेडली ने घोषणा की कि अगर देश में ट्रस्ट बनाने संबंधी नियम नहीं बनाए गए तो अगले 25 सालों में वॉशिंगटन में एक सम्राट शासन करेगा। परंतु योग्य स्टॉक विशेषज्ञ ने नए स्टॉक को जनता को इतनी योग्यता से बेच दिया कि सारा का सारा पानी, जो कि कई लोगों का अनुमान था कि $60 करोड़ होगा, पलक झपकते ही सोख लिया गया। कार्नेगी के पास करोड़ों डॉलर थे और मॉर्गन सिंडिकेट के पास कष्ट उठाने के बदले $62 करोड़ और गेट से लेकर गैरी तक सभी के पास करोड़ों डॉलर्स थे। 48 साल के शोअब को भी अपना पुरस्कार मिला। वो इस नए कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट बनाए गए और सन 1930 तक इस पर नियंत्रण करते रहे। अब एक दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं कि किस तरह से अपने एक विचार पर विश्वास रखने मात्र से एक व्यक्ति ने अपने लिए करोड़ों डॉलर धन एकत्रित कर लिया और कई अन्य लोगों को दौलतमंद बनने में मदद की। सर जॉन टेम्पल्टन ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्हें धन इन्वेस्ट करने की अपनी प्रतिभा पर पूर्ण रूप से विश्वास था। टेम्पल्टन आम लोगों से धन इन्वेस्ट करने में काफी समझदार थे, क्योंकि अधिकतर लोग भावनाओं में बहकर अज्ञानता में या फिर कॉमन सेंस में धन इन्वेस्ट कर देते हैं। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि पैसा इन्वेस्ट करने की अपनी प्रतिभा से वो अपने लिए काफी धन कमा सकते हैं, पर उन छोटे इन्वेस्टर्स को मदद नहीं कर सकते जिन्हें वो मदद करना चाहते थे। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत की, जिसमें छोटे इन्वेस्टर्स पैसा लगा सकते थे। यह उस समय एक बेहतरीन प्रोजेक्ट की तरह उभर कर सामने आया, क्योंकि ये उस वक्त के हिसाब से बहुत ही नई सोच थी। टेम्पल्टन ने उस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की जो आज के समय में म्यूचुअल फंड्स के नाम से चल रहा है। टेम्पल्टन ग्रोथ फंड्स के पार्ट टाइम एम्प्लॉय और हरे होल्डर जॉन टेम्पल्टन को याद करते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार अपनी कंपनी की मीटिंग की थी तो उनके साथ एक छोटे से कमरे में कुछ सामान्य भोजन सामग्री बेचने वाले अधिकारी थे। आज के वक्त टेम्पल्टन फंड के अंदर 6000 से अधिक एम्प्लॉयज काम करते हैं और उनकी संपत्ति 36 बिलियन से अधिक पहुंच चुकी है। इस विकास गति से ही टेम्पल्टन ग्रुप आज सबसे लीडिंग फंड ग्रुप में ऑक्यूपाइड है। उसका एक एग्जाम्पल ये है कि आज से 3 वर्ष पहले जिस किसी ने भी अपने $10,000 टेम्पल्टन फंड में लगाए थे, आज उनकी कीमत $1 मिलियन है। सन 1992 में जब उन्होंने अपनी कंपनी टेम्पल्टन फंड्स ऑफ इंटरेस्ट को $400 मिलियन में बेचा था, तब तक उनका मन संतुष्ट हो गया था कि वो दौलतमंद बनने में काफी लोगों की मदद कर चुके हैं।